आपको स्पीकिंग के हिसाब से आज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक है छोटा सा। एक आप सोचो एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति बनाना। समझ में आया कि नहीं? तो आप देखोगे कोई चीज को कंफर्म बनाने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ मैं एग्री हूँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही सब्जेक्ट होता है और उसका वर्ब जो होगा वो एग्रीमेंट करेगा। जैसे सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट। यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कम्स इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब वर्ब आएगा तो उसको कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब। मतलब इतनी बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो एक, अब यहाँ पे समझना, जैसे मैं लिखूं आई, उसके बाद मैं लिखता हूँ है, ठीक है ना, और फिर दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ हैज, ठीक है ना, उसके बाद मैं लिखता हूँ, चलो डन लिख लेता हूँ, डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। तो आप खुद बताइए, आपको शुरू में बताए थे आई जो होता है तो सिंगल, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आई के साथ वर्ब प्लूरल लगाया जाता है, तो आई के साथ क्या लगाओगे? हैव हो जाएगा। हैज का यूज आप नहीं करोगे, आई हैव। अब इसका मीनिंग क्या आएगा? आई हैव डन दिस वर्क, टेंस में पढ़े थे, मैंने इस काम को कर लिया है या पूरा कर चुका हूँ, वो भी कहना हिंदी के अकॉर्डिंग कर लेना, कंप्लीटेड सेंस आएगा। अब देखो ऐसा होता तो कितना हल्का बात होता सर, है ना, कितना इजी लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसा नहीं है कभी। देखिए अब देखिए मैं थोड़ा सेंटेंस को बड़ा कर ले। देखो हम जब भी मैं लिखूं, मैं लिखता हूँ चलो टीच, वर्ब है। अब खुद बताओ यहाँ पे आई लिखेंगे कि मी लिखेंगे? जैसे मैं बोलूं मुझे पढ़ाओ तो क्या होगा? मुझे सिखाओ, क्या होगा इंग्लिश? इम्परेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे ना? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से मैं बोलूं गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उसी तरह मैं कहूँ टीच, तो मी लिखेंगे क्या ही लिखेंगे? मी लिखेंगे, टीच में मुझे पढ़ाइए। इसका मतलब वर्ब के बाद जब भी आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बातें क्लियर हुई? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? अब दूसरे पॉइंट ये भी देखना है, सब्जेक्ट के बाद कौन सा बात आएगा? ऑब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस। चलो दूसरी बात, टू मी लिखते हैं कि टू आई लिखेंगे? जैसे गिव इट टू मी, ऐसा बोलते हो ना, गिव इट मुझे दीजिए, टू मी की टू आई लिखेंगे? बोलो, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेगा? ऑब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस लेता है, सब्जेक्टिव केस नहीं लेता। यानी दोनों पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई, उसके बाद लिखते हैं विद माई ब्रदर, आई विद माई ब्रदर। मैं इसका मतलब विद माई ब्रदर मतलब मैं भाई के साथ, विद माई ब्रदर अपने भाई के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो, दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ गोज, उसके बाद देयर, उसके बाद मैं लिखता हूँ डेली। अब इसमें से आपको वर्ब का सिलेक्शन करना है कि कौन सा वर्ब लगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही होता है। तो कुछ नहीं करना है, विद आप बताओ खुद एक प्रीपोजिशन है कि नहीं है ना? प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। यानी ये बताइए प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं बाबू? ऑब्जेक्ट है ना? तो खुद बताइए मेन सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाओगे तो आप बताओ गोज का यूज करोगे? नहीं, गो का यूज करना पड़ेगा। आई विद माई ब्रदर गो देयर डेली। अब इसका सेंटेंस मीनिंग क्या आएगा? मैं अपने भाई के साथ प्रतिदिन वहां जाता हूँ। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, आपके पैटर्न में बोर्ड तक मॉडल तक पूछता है, क्वेश्चन एरर में भी आता है। जैसे मैं लिखूं ही, उसके बाद मैं लिखता हूँ वेद, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ वेद वेयर टीचर कर लेता हूँ, सिंगल टीचर, उसके फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद मैं लिखूं कंप्यूटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर। चलो अब आपको भरना है कंप्यूटर्स कर लो, कंप्यूटर्स को सीखते हैं या इन कंप्यूटर को ऐसे लिख लो, कंप्यूटर तुम्हें सही है अपनी जगह। चलिए ऑप्शन में दूंगा कि लर्न पहले लिख देता हूँ ना, LEARN लर्न, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसे स्पीकिंग कराऊंगा उस पर। बी में लिख देता हूँ लर्न्स, सी में लिख देता हूँ इज लर्निंग, और डी ऑप्शन में लिख देता हूँ वाज लर्निंग। बोलिए इन तीनों में से क्या होगा? क्या लगा?
खुद बताएं, आप कुछ नहीं करना। प्लीज बताओ, अभी बताएं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता है, तो डियर टीचर तो सिंगुलर पे लगाए नहीं, अभी इनको हटा देना, लगाओगे क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ ये प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। देखिए वाज क्या होता है सिंगुलर, इस क्या होता है सिंगुलर, दोनों कट जाएगा। लर्न्स क्या होता है सिंगुलर, एक ही वर्ब प्लूरल का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछता है। अगर मुझे बताने की बात आ गई कि हिंदी से इंग्लिश कीजिए तो इस तरह से बना लो, अच्छा इसका हिंदी निकाल लो क्योंकि स्पीकिंग करवाना है, तो इसका हिंदी निकाल लो। दे विद देयर टीचर, वे लोग अपने शिक्षक के साथ लर्निंग क्या लगाओगे, लर्न अ कंप्यूटर होगा ना, अपने शिक्षक के साथ क्या सीखते हैं, एक कंप्यूटर सीखते हैं। समझ में आया। ऊपर में क्या होगा बताओ, आई विद माई ब्रदर, वो देयर, इसका देयर डेली, मैं अपने भाई के साथ प्रतिदिन वहां जाता हूँ, हिंदी निकल जाएगा। कैसे कैसे हुआ समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना, डू यू हैव एनी डाउट, नो। देख सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है समझ में आ गया। अब देखो, अब ये सब बातें हो गया, मुझे एक बैकग्राउंड बनाना था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते क्या। अब चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। मैं कहूँ 100 रुपीज, 100 रुपीज, देखिए कोई भी एक फिक्स यूनिट है कि नहीं, 100 रुपीज एक फिक्स यूनिट है, फिक्स अमाउंट है कि नहीं, फिक्स अमाउंट है ना। अब देखिए जब भी कोई फिक्स अमाउंट की बात होगी, भले ही बताओ इसमें रुपीज लगा हो या ना लगा हो बात अलग है, लेकिन 100 रुपीज बताओ एक अपने आप में क्या यूनिट है, यूनिट मतलब समझोगे फिक्स्ड अमाउंट है, समझ पा रहे। तो जब भी फिक्स्ड अमाउंट या क्वांटिटी या यूनिट की बात होगी तो हमेशा उसके आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब लेकिन प्लूरल भी होता है, अभी देखें जैसे मैं लिखूं 100 रुपीज हो गया, इसके साथ इस भी लगाएंगे, आर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं अगर कहूँ कि जैसे 100 रुपीज, अब बताओ उसी तरह मैं लिखूं 10 किलो, चलो पहले किसी भी एग्जाम्पल लिखूं, मैं कहूँ 100 रुपीज, 100, उसके बाद लिखता हूँ रुपीज ना, रुपीज इज या आर है ना, अ हुज या अ गुड अमाउंट, ह्यूज या गुड अमाउंट फॉर मी, यानी मेरे लिए 100 रुपया बहुत बड़ा। चलिए ऐसा मैं मीनिंग ले लेता हूँ। बताओ ये 100 रुपीज, अभी बताएं कि फिर से यूनिट की बात होगी तो हमेशा क्या लगाओगे सिंगुलर, तो आने वाला बताओ वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा, इसीलिए आप क्या लगाएंगे इस लगाओगे, आर के साथ आप नहीं जा सकते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन ऐसा भी होता है कि यानी फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ, जैसे मैं लिखूं 10 किलोमीटर मतलब एक लंबा दूरी है तो क्या लगाओगे 10 किलोमीटर, लिख देंगे है ना। इज है ना, अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी है, समझ में आ गया, एक अ लॉन्ग डिस्टेंस बन गया 10 किलोमीटर। इस लगाएंगे, आर का यूज नहीं करना, क्यों, फिक्स्ड क्या है यूनिट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ऐसा है कि ये सभी बातें जो फिक्स्ड यूनिट है ये आपस में चलते अगर आगे बिखर जाए टूट जाए तो इनके साथ वर्ब आने वाला प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता। जैसे ये दोनों एग्जांपल तो आप समझ में आ गया, इसका सिंगुलर कब होगा। अब देखो प्लूरल कब होता, मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ 100 है ना, फिर लिखता हूँ रुपीज, गौर से समझना, फिर लिखता हूँ इज या आर है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड among the poor, among the poor। अब खुद बताइए इसका मतलब 100 रुपीज गरीबों के बीच बांटी जाती है, ठीक है ना। अब खुद बताइए यहाँ पे 100 रुपीज क्या आगे चल के फिक्स यूनिट को दिखा रहा है कि आगे चल के टूट गया, टूटा है कैसे, among the poor लिख दिया, among the poor मतलब गरीबों के बीच, तो 100 रुपीज एक गरीब को तो मिलेगा, कहीं गरीबों में बटा होगा 2 रुपया 1 रुपया करके, तो यही यूनिट अगर आगे चल के टूट जाता है बिखर जाता है तो ये आने वाला वर्ब प्लूरल लेगा, सिंगुलर नहीं ले सकता। समझ में आ गया। उसी तरह जैसे मैं कहूँ 10 किलोमीटर तय की गई है, समझ पाए, जैसे 5 किलोमीटर बस से, 2 किलोमीटर ट्रेन से, 3 किलोमीटर पैदल, तो बताओ आगे चल के 10 किलोमीटर टूट गया, तो ऐसे केस में हमेशा क्या लगाओगे वर्ब को प्लूरल लगाना। बोलो ये बातें आपके एग्जाम में, जब एग्जाम में छोड़ दीजिए, क्या आपके कॉपी में या नोट्स में जो आप बुक के थ्रू दिया गया है तो आप उसमें एग्जाम्पल दिया तो समझ के बना लो। ये सब बातें आप, मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ना है। इसको जल्दी जल्दी क्या करोगे छाप लोगे। आप कैसे छापोगे समझ में आएगा कि नहीं, अरे कैसे छापना कुछ नहीं करना, पहले नंबर 1 लिख लेना, ठीक है ना, नंबर 2 लिख लेना, ये ऐसे ही समझ लेना। फिर लिखना वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव किस लगता है, सब्जेक्टिव किस नहीं लगता,
प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, सब्जेक्टिव केस नहीं लगता। गिव इट टू मी यानी इसे मुझे दीजिए, इसे मुझे दीजिए, यही मीनिंग आएगा। टीच में मुझे पढ़ाइए, तो टीच आई नहीं लगा सकते, क्यों नहीं, समझ में आ गया? हाँ अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा, इमेजिन करो आई किसी का नाम हो, तो जैसे राधे को पढ़ा टीच राधे, समझ लो ना, रानी को पढ़ाओ टीच रानी, है ना, कोई दिक्कत? तो टीच आई भी हो सकता है, तब कोई पर्सन को ना होगा तब, लेकिन हम लोग यहाँ पर नॉन लेके चल रहे, समझ में नहीं कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना दे, ऐसे नहीं हो सकता, आई किसी का नाम ही हो जाए, हो सकता है ना? तो ऐसे केस में सही है, लैंग्वेज है भाई, कुछ भी हो सकता है, समझ पा रही कि नहीं पा रही? जैसे आपको एक जमाने में बताए थे ना कि आप कहते हो ना सुनने वाला क्या होता है, तो सेकंड पर्सन होता है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि सुनने वाला सेकंड पर्सन नहीं होता, आई जो डिसाइड करता है वो सेकंड पर्सन होता है। कैसे मालूम चला? आप कार से कहीं जा रहे थे, उधर कार से कहीं जा रहे थे, और आपस में एक कार हो सकता है एक दूसरे को टक्कर मार दिया, थोड़ा बहुत कोई नुकसान हो गया एक दूसरे का, मालूम चले ए पर्सन का गलती था, आप बी पर्सन आपका गलती नहीं था, आप इसको बुरा भला करने लगे, मार करने लगे, हो सकता है पब्लिक आगे जुड़ने लगे, और गाली गलौज आप कर रहे हो, तो क्या गाली गलौज करने में पब्लिक आपको मारेगी? नहीं, वो समझ जाएगा कि इसको ना गाली दे रहा है ये गलती पे। यानी सुनने वाला सेकंड पर्सन नहीं होता, फर्स्ट पर्सन डिसाइड करता है कि सेकंड पर्सन कौन है मेरा। अभी आप लोग देखो, सुन तो रहा बाहर वाला भी, तो क्या आप सेकंड पर्सन मेरे लिए तो 30% है, आप ना सेकंड पर्सन हो मेरे लिए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा था, इसलिए सुनने वाला सेकंड पर्सन नहीं होता, फर्स्ट पर्सन यानी आई स्पीकर अपना डिसाइड करता है मेरा लिसनर कौन है, वही हमारे क्या होंगे, सेकंड पर्सन होंगे। नहीं तो बताओ भीड़ लगा हुआ है, गाली जैसे दोगा तो बी पर्सन को तो सब मारेगा ही, कह रहे गाली क्यों दे रहा है, तो सुनने वाला तो वो भी है, तो क्या मार रहा है? नहीं ना, इमेजिन की, तो ये बातें गलत भी है, ठीक है ना? वो तो बचपन का केस था, चलो अंडरस्टैंडिंग कम थी। अभी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी लग रही है, बोलो, सब कुछ क्लियर है? तो वैसे एग्जाम्पल करके आप छापोगे, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन आप 1 लगा लोगे, एग्जाम्पल फिर कर लेना 1, एग्जाम्पल नंबर क्या लगा लोगे 2, जल्दी से कर लो। और हिंदी खुद लिखो, सबका हिंदी लिखना है बाबू, सबका हिंदी लिखना, एक एक लाइन का गैपिंग लेके हिंदी लिखना, क्योंकि स्पीकिंग पे फोकस करना है कि मीनिंग भी देखते चलना। क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछता वो मैंने बता दिया, इसी पैटर्न से कैसे निकालते, ठीक है ना? आपको अलग नहीं पड़ेगा, ये मत समझना कि स्पोकन बैच है तो हाँ सर ग्रामर बैच में कुछ अलग होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, समझ पा रहे? ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नहीं दिख रहा है, मैं लाइट जला देता हूँ फिलहाल, चलो ये समझ में आ गया है, आगे बताओ। अच्छा, कभी कभी देखोगे ऐसा होता है कि जिसके एंड में जैसे नॉन, देखो वर्ब और नॉन में उल्टा रिलेशन, अगर वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब के एंड में एस या आई एस लगा देते तो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन नॉन में क्या होता है, नॉन पहले से सिंगुलर होता है, उसके एंड में एस या आई एस लगा देते तो वो प्लूरल बन जाता है। बस है सिंगुलर तो बसेस हो जाता है प्लूरल, जैसे गो है प्लूरल तो उसका गोज हो जाता है। यानी आपने देखा कि वर्ब और नॉन है दोनों का अपोजिट रिलेशन, समझ पा रही नहीं पा रही? अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब होंगे, कुछ ऐसे वर्ब क्या, कुछ ऐसे नॉन होते जिनके एंड में ऑलरेडी एस आया रहता, जैसे मैं कुछ ले आपको कोई एग्जांपल में ले लेता हूँ, पॉलिटिक्स, देखिए है कि नहीं है ना, पॉलिटिक्स। उसी तरह एक एग्जांपल आप ले लीजिए पॉलिटिक्स, जिसके एंड में ऐसा बात हम हो सकता है, जैसे आप लिख सिविक्स हो सकता है, जैसे आप जिसके एंड में एस आता हो, क्योंकि नॉन है तो आप जाहिर सोचोगे कि वो प्लूरल होगा, लेकिन प्लूरल नहीं होता, इसका भी सिंगुलर होता है। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, आपने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स, आपने उसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है, फिजिक्स, चलो और क्या आता है जिसके एंड में एस आता हो? इकोनॉमिक्स, और क्या आता है? इकोनॉमिक्स, बोलिए जिसके एंड में एस आता। चलिए ये सभी बातें मैं मान लेता हूँ, आप एक कर लीजिए। देखो जब भी एक सब्जेक्ट के तौर पर इन लोगों को रखा जाएगा तो ये हमेशा होंगे सिंगुलर, समझ पा रहे? एंड में एस आने से ऐसा नहीं है प्लूरल हो जाएंगे, वो सिंगुलर होंगे, फिर किसी का सब्जेक्ट का नाम, जैसे मैं लिखूं पॉलिटिक्स, फिर लिखता हूँ इज या आर, ठीक है ना, और डर्टी गेम, ठीक है ना। चलो एक डर्टी गेम है भाई, गंदा खेला पॉलिटिक्स, सही बात है। तो आप खुद बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, इस क्या, तो आप इस के साथ जाएंगे, आर के साथ नहीं जाएंगे। उसी तरह मैं लिखूं मैथमेटिक्स, क्या लिखता हूँ? मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ इज या आर, माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप बताइए इज लगाओगे कि आर लगाओगे?
मैथमेटिक्स में अकॉर्डिंग टू क्या लगेगा, इस लगेगा, आर नहीं लगेगा। इतनी बार टी लिख दिया, इन सभी के साथ क्या लगाओगे। अब देखो ऐसा ही है कि जिसके एंड में इस लग जाता है वो पुलर सिंगुलर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए, मैं लिख दूं इनसे पहले माई मैथमेटिक्स, क्या लिख देता हूँ, माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स हो सकता है। लेकिन अब मैं हो सकता हूँ हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स। अब देखो ऐसे केस में बताओ, आपको बताया था ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, याद करो याद करो, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, है ना। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आ जाए ऐसे केस में, तब इनको ये बना देगा पुलर। क्यों ऐसा होता है ये भी समझने की बात है। ऐसा क्यों सर, अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स लिखूं तो एक सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, तो उसको सिंगुलर लो, समझ पा रही नहीं पा रही। लेकिन यही सब्जेक्ट से पहले आप पॉजिटिव एडजेक्टिव माय हिज हर लिख लोगे तो पुलर क्यों हो जाएगा। देखिए सिर्फ मैं ऊपर लिखा था मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम, समझ पा रही नहीं पा रहे। और जब मैं नीचे लिखा माई मैथमेटिक्स, तो ये ब्रांचेस की बात हो गई, क्योंकि आप मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके कई ब्रांचेस, जैसे मैं छोटे से आपने पढ़ा होगा, कभी ऐड पढ़ा होगा, कभी सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, एडिशन पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड पढ़ा होगा ये पढ़ा होगा। तो उसके अलावा भी आप हो सकता है एलसीएम निकालना बताया गया होगा, एचसीएफ निकालना बताया होगा, मैथमेटिक्स में रियल नंबर का बताया होगा। तो आप मैथमेटिक्स में 10th में होंगे तो हो सकता है आपको ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये सब बताया गया होगा। आप 11th में आओगे तो हो सकता है आप रिलेशन फंक्शन पढ़े, हो सकता है, समझ पा रहे हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री है। 12th में आओगे तो हो सकता है वहां भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत सारे ऐसे चैप्टर है कि नहीं। तो ये जब मैं माई लिख देता हूँ तो एडजेक्टिव ये कंफर्म कर देता है कि किसी एक पर्सन के क्वालिटी की बात हो रही है, और उसमें कई सारे ब्रांच है तो वो पुलर कर देता है अपने आप। हो सकता है किसी का एडिशन ठीक है, सब्सट्रैक्शन ठीक है, डिविडेंड नहीं ठीक है, डिवाइडेशन रूल जो आपका है, या मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं है, या हो सकता है एलसीएम एचसीएफ वगैरह नहीं निकालने वाला, कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं। 2-3 ब्रांचेस उसका ठीक है, आगे ब्रांचेस गायब, तो किसी तरह वो पुलर ही हो। और कितने भी छोटे हो जाओ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये तो आता होगा 3-4 ब्रांच, तो ऑटोमेटिक वो पुलर की कंसीडर की जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आप बताओ मैथमेटिक्स के बाद आप इस लगाओगे कि यार लग है, उसके बाद मैं लिखता हूँ वीक या स्ट्रॉन्ग, जो भी लिखना है आगे चल के आप अपने सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन वर्ड सब्जेक्ट जैसा है वैसे आएगा, उसे सब्जेक्ट वर्ड कहोगे तो आर लगाना है यहाँ। समझ आए आर क्यों लगा, नहीं फिर नहीं समझ। देखिए ऊपर में क्या था, एक सीधा सीधा सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट अपने आप में इस था तो मैथमेटिक्स था, लेकिन मैंने क्या लगा कि एडजेक्टिव लगा दिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद माई, इसमें क्या क्वालिटी की बात होगी, उसके ब्रांचेस की बात होगी। माई के बाद हो सकता है मेरा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, समझ पा रही नहीं पा रही। तो ऐसे केस में हमेशा ये प्लूरल कंसीडर किया जाए, क्योंकि उसके ब्रांचेस की बात करो, और ब्रांच बहुत बड़ा हो सकता है, 2-4-5 कॉन्सेप्ट आपने सीखा, तो प्लूरल तो सीखा है ना, ऐसा तो नहीं साइज में जोड़ी तुम जानते हो, समझ पा रही कि नहीं पा रही। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसको प्लूरल हम मान लेते हैं, समझे कि नहीं समझे, क्यों मानेंगे, क्योंकि ब्रांचेस की बात होगी, और ब्रांचेस हो सकते 2-4 ठीक है, आपका आगे ठीक नहीं, तो किसी तरह वो प्लूरल ही होता है। ऐसे बच्चे तो नहीं जितने भी हो तो ये ठीक होता है, उनके ब्रांच और भी हो सकता है, बचपन से सीखते सीखते कहीं ऐसे हो सकता है 10th लेवल पे 11th-12th लेवल तक आ चुके हो, तब तो आपको बहुत कुछ मैथमेटिक्स में जानकारी होगा। तो ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट नहीं रहना, आपकी किसकी कैलकुलेशन की बात होगी, और जहाँ कैलकुलेशन की बात हो जाएगी तो हमेशा क्या लगाओगे, पुलर लेके चलोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो हमेशा वो हो जाएगा पुलर, आर लगाना है, उसके बाद इसका यूज नहीं करना। उसी तरह बताओ यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स होगा, तो बाद आप देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, हिज मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। और मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, मतलब उस समय उसका मैथमेटिक्स क्या था भाई, स्ट्रॉन्ग था। और मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये ऑप्शन, और ये 4 ऑप्शन मैं क्वेश्चन के तौर पे लेता हूँ। ये तो आप हिंदी निकालना समझिएगा, कैसा लगेगा वैसे कर लेना, लेकिन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन उठा ले और लिख दे कि बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाज, यहाँ पे बी ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ इज, सी ऑप्शन में लिख देता हूँ वर, और डी ऑप्शन में लिख देता हूँ आर। बोलो कौन सा बात होगी, अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ से जाओ, ये दोनों सिंगुलर हट जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों वर्ब प्लूरल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की आर की बात, वर्ड की आर, लेकिन आपको एट दैट टाइम यहीं से पकड़ लो, उस समय की बात, खुद बताओ उस समय मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, नहीं पास्ट टाइम की बात कर रहा, तो पास्ट टाइम में बात कर रहा है, समझे। यहाँ पे कंफ्यूजन आके नहीं होना चाहिए, क्लियर।
एट दिस टाइम कर दे, द परसेंट की राय समझ पा रहे नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। ऐसे क्वेश्चन देखो मैंने दे दिए इस पैटर्न पे, हिंदी निकाल लो। हिंदी क्या होगा, मेरा मैथमेटिक्स, मेरा क्या होगा गणित, वीक है, आर लगाना है, क्यों लगाना है समझ में आया, कैलकुलेशन बोलो, डॉट है कुछ पक्का, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर दीजिए। हाँ इसको अब रब कर देते हैं और कहानी सुना देते हैं, है ना। चलो कहानी सुनाते हैं। देखो एक लड़की थी, चलो सुनो। एक लड़की थी और लड़की को बहुत गुस्सा आता था। एक लड़की थी और लड़की को बहुत गुस्सा आता था, और जब भी गुस्सा आता था ना तो किसी को पहचानती उस गुस्से में नहीं, कुछ भी कर देती थी और नुकसान बहुत ज्यादा ही वो कर देती थी अपने घर वालों को। इकलौती बेटी थी, उसके अलावा उस माँ बाप का कोई था ही नहीं, ना बेटा था ना कोई और, सिर्फ इकलौती बेटी। उसको मतलब कुछ हिलना नहीं था माँ बाप को, क्या कर सकते। जब भी गुस्सा आता था तो कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान जिससे माँ बाप का बड़ा दिल दुख जाता। अब कुछ भी बोल देते थे उस गुस्से में, लेकिन माँ बाप कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसी बात है तो उसने फाइंड आउट किया कोई ऐसा तो पर्सन उसके लाइफ में जरूर होगा जिसका बात वो लड़की मानती होगी। तो पता चला कि वो अपने टीचर का हर बात और हर कहना मानती है। अगर टीचर कुछ कह दे तो उसकी बात को वो टालती ही नहीं। उनके माँ बाप को पता चला, तो जब माँ बाप उनके घर जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं और सारी बातें अपनी बेटी का कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। तो टीचर ने कुछ जवाब नहीं दिया, बोला कि ठीक है आप जाइए, मुझे कुछ दिन दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो सुधर जाएगी, क्योंकि अचानक तो ये हैबिट तो नहीं आएगा, कई दिन से आएगा, तो कुछ समय दीजिए। तो बोला ठीक है चले जाते। तो जब अब क्लास आई वो लड़की नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो टीचर को पता था कि ये इतनी गुस्सा करती है, उसको पहले तो मालूम नहीं था। तो उसने सोचा कि अब क्या ऐसे करें, तो वो बोले कि ठीक है आज पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, आज कुछ गेम खेलते हैं। टीचर को वो बात तो हमेशा मानती थी, बोली ठीक है, बड़ा खुशी खुशी बोले कि ठीक। तो एक गेम में क्या है, उसने सामने में एक अपना हथौड़ी हैमर रखा और हथौड़ी के बाद एक कील रखा, कील का मतलब कांटी रखा, और कहा बोर्ड ऐसे ही थे, व्हाइट बोर्ड, और उसके सामने बोर्ड, और बोर्ड सॉफ्ट थे। आपने देखा होगा बाइक वगैरह में जाना कभी, तो उसमें नोटिस डालने के लिए एक बोर्ड लगा होता है हर कलर में, है ना, तो कील से ऐसे चिपका है ना। तो थोड़ा मतलब सॉफ्ट था, सॉफ्ट तो क्या था मतलब सॉफ्ट के बाद ठीक ठाक था बोर्ड। अब वो बोर्ड को दिखाया, बोले कि देखो बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अब जाना उस पर कांटी लगा क्या, तो गई बहुत जल्दी से, क्या करती कांटी लगा के चली, बड़ा इजी था, और बोली निकल भी गया थोड़ा, चलो ठीक है। उसमें दाग तो दिख नहीं रहे, तो उसने क्या सोचा कि ऐसा नहीं कर सकते, दूसरा मेथड बताया जिसमें दाग छूट जाए। अब दाग का मतलब क्या था, एंड के कहानी से पता चले। बोर्ड हटा दिया, बोला ठीक है व्हाइट, आपको बोर्ड की जगह इसको हटाए तो व्हाइट वॉल थे, वॉल मतलब दीवार थी, और बिल्कुल ऐसे पक्के कलर के थे, पक्के मतलब समझ रहे ईंट के थे। अब वो क्या किया कि बोला कि जब तुम्हें अब गुस्सा आएगा, देखो तुम्हें ऑटोमेटिक अब उसको पढ़ाई से ज्यादा गुस्से आने लगे थे। गुस्से क्यों, वो काम क्या करा थे टीचर, पढ़ाने के अलावा कुछ और कराए थे ऑटोमेटिक। वही कि गुस्सा जब आएगा ना तो तुम क्या करना, कील लेना, कांटे लेना और उस बॉल पे ठुक के चले, बस मैं आज यही कराऊंगा। टीचर बोलता ठीक है, तो बोलता ठीक है। उस लड़की को इतना आज गुस्सा आया, कम से कम कहीं मतलब उस बॉल में कांटे को लगभग 100%। जब आए बस जब जाए, फिर दूसरे दिन हुआ, एक दिन बीत गया, गुस्से में घर गई, और गुस्से में गई तो खाने, फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो फिर नेक्स्ट डे में वो क्या की, सॉरी टीचर ने क्या किया, फिर बुलाया, तो देखिए पढ़ाई नहीं करेंगे, वही गेम खेलेंगे, जिस दिन एंड हो जाएगा तो करें। फिर उसको गुस्सा आने लगा टीचर, तो आप यही कराते हैं, कोई नया गेम तो है नहीं, बस जाना है, गुस्सा आएगा तो क्या करना है, कील ठोक के चल जाए। तो दूसरे दिन उतना कील नहीं ठोक पाई, वो काटी था ना, उतनी क्वांटिटी जो 100 के करीब था उतना नहीं हो पाया, थोड़ा कम हो गया। फिर तीसरे दिन वही गेम, चौथे दिन भी। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई भी कील उसने वॉल पे नहीं ठोका, क्योंकि उस दिन कोई गुस्सा ही नहीं उसको आया, उतना चढ़ा ही नहीं, तो उसने कोई भी वॉल पे एक भी कांटी नहीं ठोका। तो टीचर बोला क्या बात है ना, गुस्सा आना कम हो गया, बिल्कुल नहीं आता। तो क्या ठीक है, जितना तुमने कील डाला है, कितना पूरे वॉल पे, उसको निकालो, उसके बाद पढ़ाई होगी। अब वो फिर परेशान है, टीचर की बात मानती थी, तो ना भी नहीं कह सकती, मोहब्बत ज्यादा है टीचर से, पूरा कील को जल्दी निकाली, क्योंकि पढ़ाई होने वाला था। उसको लगा कि अब तो आराम हो गया भाई, गेम ओवर, जल्दी निकाली। निकालने के बाद आके बैठ के निकाल दी मैंने, तो बोला ठीक है निकाल तो दिया, लेकिन बताओ उस वॉल पे तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, इस लड़की का, कौन, टीचर, वॉल पे कुछ दिख रहा है, बोले नहीं बिल्कुल क्लीन है, कोई भी काटी तो है नहीं। बोले गौर से देख, कुछ तो दिख रहा होगा।
तो उसने बोला हाँ दिख तो रहा है, वो कांटे का निशान दिख रहा मुझे, जो मैंने ठोका उस पे कांटे का निशान दिख रहा है। तो बोला हाँ दिख तो रहा है, तो क्या ये दाग मिटेगा? और कैसे मिटेगा? उसके लिए फिर तो बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बोली ठीक है, जिस तरह तुम गुस्से में किसी भी व्यक्ति को तुम जवाब या हो सकता है गुस्से में कुछ बोल देते हो, तो आपका जो जबान का वर्ड होता है उसके दिल में उसी तरह चुभ जाता है, और उससे आप माफी भी मांग लेते हो, यानी माफ भी कर देता है, तो वो दाग हमेशा के लिए रह जाता है। इसीलिए किसी को कुछ बोलने से पहले गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि वो चुभ जाती जो दिल में बातें ना पूरी जिंदगी खत्म नहीं, और आपकी कभी कभी ये बैड हैबिट आपको जिंदगी भर उन लोगों से तफरका करा देती, मोहब्बत कम करा देती। ये जब सिखाया तब से वो लड़की आज तक कभी भी अपने माँ बाप से गुस्से नहीं करती, और ना ही किसी से करती। अगर गुस्सा आए तो उस पर कंट्रोल भी करने की उसको पावर आ चुकी। समझ पा रहे? हम लोग में भी कई लोग हैं, गुस्सा जब आता तो तुरंत बुरा भला किसी को कर देते बिना सोचे समझे, और जब उसको दिल तकलीफ होता माफी मांग भी लेंगे तो तकलीफ जो उस टाइम में होता शायद वो खत्म नहीं हो सकती, वो रियलाइजेशन नहीं होता। हम लोग से कई लोग ऐसे होते हैं। समझ पा रहे? गुस्सा आता तुरंत अपने माँ बाप को बुरा भला कर देते हैं, लेकिन याद कीजिए आपके माँ बाप ही सबसे बड़े आपके क्या है, रियल हीरो हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि आज आप यहाँ होंगे तो अपने माँ बाप की वजह से, खा पी रहे होंगे तो एक दिन का खर्चा भी इस उम्र में शायद नहीं निकाल पाओगे, माँ बाप की वजह से। समझ पा रहे? लेकिन कुछ कमी भी हो जाए तो उसको आप दबा के मतलब एहसास नहीं होने देना, थोड़ा इग्नोर करके चलो। हम लोग कई बच्चे को देखते हैं कि तुरंत उल्टा पुल्टा अपने माँ बाप को बोल देते हैं, लेकिन माँ बाप कहाँ से क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं चल रही। समझ पा रहे? इस उम्मीद के साथ जाओ, क्यों? वो आप जितना पढ़ाई का जितना भी देखोगे इनकम होता है, ज्यादातर खर्च आपके ऊपर वो देते है ना। इन्वेस्टमेंट देखोगे फैमिली का सबसे ज्यादा आप लोगों के ऊपर होता है, इस उम्मीद में कि हम जो जीवन में या लाइफ में नहीं कर पाए, जिंदगी में नहीं कर पाए, वो हमारा आने वाला बेटा या बेटी करेगा। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो वो भी देखो। अगर सच में ईमानदारी से नहीं कर रहे तो आपका वही होगा जो माँ बाप जिस सिचुएशन में जिए। ईमानदारी से जिस वजह से आप जाते हो उस वजह को पूरा करना है कि ये रीजन से मैं आया था कंप्लीट। समझ पा रही कि बात? ध्यान रख। आपको बहुत पहले भी एक और पंकज की कहानी बहुत पहले सुनाए थे, सुनाए कहानी पंकज की कहानी याद है? हाँ? अरे पंकज की कहानी सुनाए थे कि एक मतलब एक बूढ़ी के एक बेटा था, याद है? नहीं सुनाए थे? अच्छा सुनो, उसी में सुनाए थे। कई बच्चे को सुनाते रहते, मुझे ध्यान नहीं रहता कौन से बैच में क्या कहानी चल रहा। तो एक कहानी, चलो अगर किसी ने सुना है भी तो क्वाइट एकदम साइलेंट मोड में सुन लेना। चलो लंबा टाइम नहीं तो हो जाए, पढ़ाई छोड़े। चलो ठीक है सीख लो। एक कहानी क्या है, एक पंकज मतलब बेटा का नाम है। चलो एक बूढ़ी या बूढ़ी के एकलौता बेटा, ठीक है ना। तो वो बेटा यंग हो चुका था, बूढ़ी धीरे धीरे मतलब अपनी जिंदगी से कमजोर हो रही थी, चलने फिरने में असमर्थ थी, काम करने में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा था। तो उसने सोचा कि चलो घर में अगर बहू आ जाएगी तो बहुत आराम, सोच अच्छे थे कि नहीं थे, अरे बड़ा आराम देगी, तो शादी कर देती है अपने बेटे की। ठीक है, तो जब बेटे का शादी कर देती है तो शादी करने के बाद जब वो बहू घर पे आती है तो उम्मीद तो होता है कि अब कौन करेगा सब जिम्मेदारी, पूरा बहू करेगी, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक साल बहुत अच्छे तरीके से वो रिलेशन बहू और सास का चला। दूसरा साल जैसे हुआ तो उसने मतलब ना थोड़ा टन होने लगा, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे काम को लेकर, और कोई बात नहीं थी। समझ पा रहे? तो जब काम को लेकर दोनों में एक दूसरे में हो गया तो एक दिन इतना लड़ाई झगड़े हो गए बहू और सास में, ये दिन भर मतलब लड़ाई होने के बाद पूरा एहसास में बहू के एहसास में मतलब सास रोने लगी कि एक बहू कितने अच्छी थी, आज क्या उसको हो गया, कौन इसको भटका दिया। समझ में आया? पूरा एहसास था कि नए में इतने अच्छी थी कि हर काम करने नहीं देते थे, हर काम अपने करते थे, आज उसे क्या हो गया, क्यों चेंजेस उसके अंदर आ गया, क्यों बदलाव आ गया इतनी लाइफ में। एहसास में रही। बेटा भी आया तो चुप करा दिया, सामने चुप हो गई। फिर एहसास आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बेटा चला गया अपने बेडरूम में, बहू अपने बेडरूम में, सब लोग से रात भर बेचारी रोती, रात रोते रोते 9-10 के करीब 12 बज गए, फिर भी वो चुप नहीं। एहसास उसको बहुत ज्यादा हुआ। रोते रोते क्या हुआ, जब 12 बजे तो अचानक उसके घर में उसी दिन चोर आ गया। और जैसे ही चोर आया तो उस बुढ़िया का नजर उस चोर से पहले मिलती है, और वो बुढ़िया कहती है कि तुम चोर हो? तो बोलता हाँ मैं चोरी करने आया। तो बोलो कि तुम्हें कुछ मतलब जरूरत नहीं है उधर जाने का, मैं तुम्हें हर बात बता दूंगी कि कौन सा जेवर, कौन सा पैसा कहाँ कहाँ रखा हुआ, बहुत ईजी है, जाओ आओ मेरे पास, मैं तुमको बताती हूँ।
बेचारा चोर भी क्या देखता, बोलता जल्दी से आ गया बुढ़िया के पास। जैसे आता है ना बुढ़िया के पास, तो कहता कि बस एक मेरी कंडीशन और शर्त है। क्या है? आपको मेरी एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। बोलता है कितने मिनट लगेगा? तो कहा नहीं, बुढ़िया कहती है अपने चोर को कि छोटे से एक कहानी सुननी पड़ेगी, तब मैं बता दूंगी कि कहाँ पे क्या रखा हुआ। तो उसको और मजा आ गया, बोला ठीक है कितने मिनट का? बस 1 मिनट नहीं 10-20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। और क्या चाहिए, ऐसी छोटी कहानी सुनाई। जल्दी बैठ गया और सुनाई कि देखो मेरी नई जब शादी हुई थी तो मैं राजस्थान घूमने चली गई थी, और वहां मैं डिजर्ट के एरिया, मरुस्थल के एरिया घूम रही थी, पूरा बालू रेत में घूम रही थी। चल घूमते घूमते मैं बहुत दूर अपने हस्बैंड से हो गई, शौहर से हो गई, अपने मतलब पति से हो गई। उतनी ही देर में चील का हमला मेरे ऊपर होने लगा और मैं वहीं पे चिल्लाने लगी पंकज पंकज पंकज। और ये पंकज उसके ही बेटे के नाम का। ऊपर छत पे से बेटा उठ कर चलाया और देखा तो माँ कह रही है कि देखो बेटा चोर है। अब देखिए ये बुढ़िया का अकल देखिए, तब कितना आप लोग हैं फितरत हो चुरा गया एकदम ऐसा हो जाते। ऐसा नहीं, देखो कितना दिमाग से। अब हंसने की बात नहीं है, ये कहानी सीखने की बात है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, पंकज उसको बहुत मारा। अब मारते मारते ऐसे ऐसे 2-3 घंटे बिटते बिटते लगभग और सुबह के टाइम हो चुके थे। पंकज डिसीजन ले रहा, चलो मैं इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, बहुत मतलब इसका हो गया, आज दूसरे जगह चोरी ये करने के काबिल ना रहे। चलो पंकज बहुत मारा। तो बुढ़िया करे कि छोड़ दो बेटा, तुमने इतना उसको मारी तो उसको पनिशमेंट दे दिया, क्या जरूरत है उसको और फंसाने की, जाने दो। बात सही कही, क्योंकि बुढ़िया तो फंसा के दम पर। लेकिन चोर कह रहा कि नहीं मुझे और मारिए, इतना मारिए कि मुझे एहसास हो जाए कि मैं यहाँ चोरी करने आया था, उस बुढ़िया की कहानी सुनने नहीं आया। लेकिन फिर अब देखो अभी कहानी नहीं हो, इससे कहानी सीखने का भी मिलता है। जिस जगह पे आप जाइए, आप देखिए कि आप किस काम से आए, उस काम को पहले कीजिए। अगर ये चोर बुढ़िया का कहानी शायद ना सुना होता तो अपना काम सफल हो चुका होता करने में, समझ कर चल जाता। तो बुढ़िया के चक्कर पड़ गया। हम लोग भी कई लोग हैं स्टूडेंट की लाइफ में, पढ़ने आते हैं चक्कर किसी और के पड़ जाते हैं, दोस्ती हो गया, वफादारी हो गया, और ये हो गया, कर लो उसमें चल जाता है लाइफ, जीवन खत्म। ये कहानी से सीखने को मिलता। आप कीजिए दोस्ती, गलत बात नहीं है, गलत इंसान से दोस्ती नहीं हो, इसका ख्याल रखें, वरना लाइफ बर्बाद करते हैं। नहीं तो अपने फोकस स्टडी में कीजिए, क्योंकि सब इस लाइफ में टेम्परेरी। आपके दोस्त 1 साल 2 साल रहेंगे, क्योंकि आप खुद बताओ क्या आपके 8 के दोस्त, 7 के दोस्त, 6 के दोस्त आपको मिलते हैं? अभी सब बिखर चुके होंगे। आने वाले 2-4-5 साल बाद 11th-12th के दोस्त एकदम बिखरे पड़ेंगे। 5 साल 4 महीना 12th का ओवर हुआ एग्जाम तो शायद हो सकता, लेकिन पूरी जिंदगी आपको यही काम आएगा जो आपके जीवन में है, ये सफल करेगा। इसीलिए कहीं भी जाइएगा तो एक चीज का ख्याल रखना कि आप वहां गए किस लिए, उस काम को पहले कीजिए, समझ पा रहे, ना कि दूसरे काम करने में फंस जाओगे। हम लोग कई ऐसे लोग हैं। मैं हर स्टूडेंट को ये कहानी क्यों बताता हूँ, इसलिए कि कुछ सीखो। जिस जहां पे जाओ मकसद को ढूंढिए, वजह को ढूंढिए और उसको पहले कीजिए, समझ पा रहे। पहले जब लोग ये जो आपको दिया जाए वो काम करना, समझ पा रहे। दोस्त करे या ना करे आप जरूर कीजिए, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि आपके माँ बाप के यहाँ पैसा लगे और जितना पैसा आप दिए हैं उसका 4 गुना वसूलिए थ्रू एजुकेशन ले। तो जो मुझे लेना था मैंने ले लिया, अब आपकी जिम्मेदारी एजुकेशन को देना, शिक्षा को, नॉलेज को लेना आपका काम। डेली आओगे, कंटिन्यूअस काम करोगे, उस पर फोकस करोगे, कोई डाउट होगा पूछोगे। लेकिन इतनी बातें बताने के बाद जिस जगह से आप यहाँ क्लास के बाद ओवर होने के बाद निकलोगे तो आप वही काम करोगे जो पहले से काम करते आओगे, और सपने सिर्फ सजाओगे कि मैं एक दिन सीखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। सब झूठे सपने होंगे, समझे क्यों? जिस सपने में मेहनत नहीं होते वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, समझ पा रहे नहीं पा रहे। कुछ नहीं करना, जितना पढ़ाई है उतना कीजिए, 1-2 घंटे 3 घंटा जितना टाइम मिले मैक्सिमम फोकस कीजिए। एक्स्ट्रा पढ़ के रखिए, क्योंकि जीवन में हो सकता है काम टाइम ऐसे भी लाइफ में कभी आवे जिसमें चाह के भी आप पढ़ोगे। 1-8 हफ्ते 1 महीने के शेड्यूल आप होना, देखो 2-4-5 दिन 10 दिन ऐसे जरूर लाइफ में जरूर आ जाते हैं जिसमें चाह की भी पढ़ाई नहीं होती। चाहत है पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि कई रिश्तेदार आपके सामने होंगे, आप चाहत है पढ़ने की लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ काम ऐसा आ जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ के रखना। अब डेली समझाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद समझदार हैं, इन थ्रू मतलब इस सब की बातों को समझकर आगे बढ़ना, क्लियर है। और किसी के कहने पे तुरंत डिसीजन नहीं ले लेना कि उसने ऐसा कहा तो वो इंसान ऐसा ही है। पहले समझना, परखना, उसके डिसीजन को देखना कि सच में सही है कि नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। 2-3 स्टेप और करके इस कहानी मतलब इस चैप्टर को एंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पे पढ़ा रहा था, देखो अगर मैं लिखूं आई, तो आई के बाद अगर मैं एम लिखूं, इज लिखूं, आर लिखूं, उसके बाद लिखूं अडॉप्टर,
तो आप खुद बताइए इन तीनों में से आपका वर्ब क्या हो जाएगा, आई के साथ एंड लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, आई एम अ डॉक्टर, क्योंकि टेंस में तो ये पढ़े हो ना, आप हिंदी हिंदी बताने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है वो बताऊं, ठीक है। अब इसी में आई के साथ एंड लिख दूं और मैं लिख दूं ही, देखो एंड लिख के ही लिख दिया, यानी मैं और वह। आप खुद बताइए दोनों मिलके एक से ज्यादा हो गए, ये तो प्लूरल हो गए, तो आप इसमें से हम लिखें एम इज आर, तब बताओ लिखें और डॉक्टर या डॉक्टर्स कर लेता हूँ दोनों, खुद बताओ क्या होगा, आर लगाएंगे कोई दिक्कत, खुद बताओ। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप मैं ले लेता हूँ ही, फिल इन द ब्लैंक्स कर लूंगा, एम लेता हूँ, इज लेता हूँ, तब बेसिक बात है, आर लेता हूँ, फिर लिखता हूँ अडॉप्टर। इन तीनों मतलब तीसरा स्टेप में बताओ इन तीनों में से क्या लगेगा, तो आप लगाओगे इज, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ये बातें तो ठीक ठाक था, एकदम इजी है सर, बचपन ये सब बहुत पढ़े, ये सब तो मन नहीं लगा, थोड़ा अलग बताइए। अलग में क्या होगा, यही जो चौथा स्टेप आपको बता रहे हैं, जैसे मैं लिखूं ही विद, उसके बाद लिखते हैं हिज फ्रेंड्स, उसके बाद मैं लिखूं इज आर, है ना, उसके बाद लिखूं गोइंग, गोइंग देयर। अब बताइए यहाँ पे इन दोनों में से आप कौन सा वर्ब का सिलेक्शन करोगे। अब देखो आर, देखो हिज फ्रेंड्स है, आर नहीं लगा सकते, मैंने बताया ना ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना, ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के सब है ना, समझ पा रहे नहीं पा रहे, ये तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज सही होगा, आर का यूज नहीं करेंगे। और इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, ही विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ, इज गोइंग देयर, वहां जा रहा है। बोलो समझ में आया, आर नहीं लगाना पक्का। ये बातें हम लोग को क्या करनी थी, सीखनी थी। जब कंजंक्शन लगाए तो प्लूरल हो गया, लेकिन बताओ प्रीपोजिशन लगाए तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, इससे पहले पढ़े, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है पक्का। डायरेक्टर, डायरेक्टर लिख दिया, चलो डायरेक्टर स्पेसिफिकली मैं खुद बताऊं, इस लगाऊंगा, यहाँ पे आर लगेगा, इज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। बताओ इन दोनों में से कौन सा वर्ब आप सिलेक्ट करोगे, कोई दिक्कत, इतना लगाओगे, आर का यूज नहीं हो सकता पक्का। तो बताओ मैं लिखूं द डायरेक्टर, द डायरेक्टर, ठीक है ना, एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल भी आपको बताया कि बहुत पहले दो तरह का होता है, एक प्रिंसिपल एली वाला होता है, इसका मतलब होता है सिद्धार्थ वगैरह, एक प्रिंसिपल ऐसा होता है PRINCIPL, प्रधान अध्यापक जिसको कहते हैं महोदय, वो होता है, समझ में अंतर, ध्यान रखना। तो आप देखो द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, फिर लिखता हूँ इज या आर, है ना, माई फ्रेंड, बोलो कौन सा। देखो कुछ नहीं करना, अब देखो आप लोग पढ़ने पढ़ा रिकॉर्ड किस लेता हूँ, नंबर 1 नंबर 2, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल कर लेता हूँ, द प्रिंसिपल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इज या आर लगा लेते हैं, फिर लिखते हैं माई फ्रेंड, बोलो क्या लगाओ। अब देखिए क्या करना, कुछ नहीं, अगर सब कोई भी सेंटेंस में वर्ब से पहले, कोई भी सेंटेंस में वर्ब से पहले आपको ध्यान देना है, अगर एक से ज्यादा आर्टिकल रह गया एंड से जुड़ा हुआ तो हमेशा वो प्लूरल होगा, अगर एक ही आर्टिकल है तो हमेशा वो सिंगुलर होगा। देखो आर्टिकल एक है, यानी आपने देखा होगा कभी कभी कि एक ही पर्सन डायरेक्टर एक्टर दोनों हो, तो ऐसे केस में क्या लगाना है, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। हो सकता है कोई डायरेक्टर एक ही है, प्रिंसिपल भी वही है, तो इसका मतलब क्या होगा, पर्सन एक ही है, प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों का काम करते हैं, तो आर्टिकल सिंगल ही लगाना, ठीक है। इसीलिए जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इस लगाएं। तो इसका मीनिंग हुआ द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज माय फ्रेंड, यानी डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों सेम व्यक्ति हैं, और वो इसीलिए मैं सिंगुलर लगा। अगर एक से ज्यादा आर्टिकल आ जाए, एंड बताए थे ना, एक से ज्यादा, देखो द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल हो गया, यानी पर्सन दोनों अलग अलग है, पोस्ट भी अलग अलग है, डायरेक्टर डायरेक्टर अलग है, द प्रिंसिपल प्रिंसिपल अलग है, दोनों व्यक्ति अलग अलग है, तो ये हो जाएगा प्लूरल, इसका यूज नहीं करें। समझ में आया, कोई दिक्कत। हो सकता है कि मालूम चला एक पर्सन है, ये दो फंक्शन कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी है डायरेक्टर भी है, तो आप क्या लगाओगे, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल लिखेंगे इंग्लिश में। इसका मतलब समझ आएगा लिसनर को कि आप बातें क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर एक ही व्यक्ति, इसलिए इस लगाओगे। या हो सकता है यहाँ कोई भी वर्ड आए लेकिन सिंगुलर हो, ऐसा नहीं कि इसको वर्ब आएगा तो सिंगुलर होगा, क्यों, एक ही आएगा।
पक्का? देखो हो सकता है स्पीकिंग में तो बताओ, तो दिक्कत नहीं है, अगर रिटर्न भी करोगे स्पीकिंग में करोगे तो पक्का कर लोगे। हाँ, अब देखो मैं एक इंग्लिश लिखता हूँ, उसमें आपको पकड़ना है कि सेंटेंस मैंने गलत कहाँ पे लिखा है, ठीक है ना? चलो, द एक्टर एंड द डायरेक्टर फिर लिखता हूँ was coming here। बोलो सेंटेंस कहाँ पे गलती या एक से ज्यादा पर्सन हो गए, यहाँ पे बात हटा के रह जाएगा। चलो पक्का। अब लिखता हूँ द एक्टर एंड डायरेक्टर उसके बाद लिखता हूँ वर्क गोइंग देयर। बोलो कहाँ पे गलती ये देखना है, यानी वर्क नहीं ना होगा, क्या होगा? बोलो समझ में आ गया? इसी पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि एंड से अगर दो कभी भी नॉन जुड़ा हो और दोनों नॉन में अगर आर्टिकल हो तो वर्ब प्लूरल होगा, और एंड से दो अगर नॉन जुड़ा हो, एक ही नॉन से पहले से क्या हो, कोई भी आर्टिकल हो तो हमेशा सिंगुलर होगा। जल्दी से कॉपी कर लेना, पूरा एक्सरसाइज आपकी इस पैटर्न को लिखा हुआ है आपके बुक में ही, जो दिया गया है दिए हैं उसमें आप पूरा इसको एक्सरसाइज कीजिए। प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। इस पैटर्न पे स्पीकिंग का जितना भी है एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करके आना। हम लोग अगला जो क्लास करेंगे ईच और ईदर वाला केस करेंगे, नीदर नॉर वाला केस कर लेंगे, ठीक है? अब जितने भी क्लास होंगे ना, मुझे मैं 365 स्टोरी लगभग याद किया, 365, इसलिए कि हर दिन मेरे जितने भी आप क्लास चलेंगे उसमें से जैसे एक कोर्स है तो 4 महीने 120 दिन, तो 120 गुना दो स्टोरी सुना दिया तो कितना हो गया 240। फिर भी मेरे पास और कहानी बचा है, और हर दिन कहानी ताकि आपको कुछ लाइफ में चेंजेस हो पाए, बदलाव ला पाए। समझ पा रही नहीं पा रहे? इससे सीखिए, यानी कि गलियों से निकलो तो दिमाग से भी निकल जाए ये सब बात, ऐसा कभी ना। चलते हैं फिर, ठीक है? सी यू, बाय बाय, है ना? डन कर क्या ना, ठीक है? चलो।